Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे दो नौजवान जो फौजी ये जो हरनाई में इनको शहीद किया गया है, इस पे सख्त मजम्मत होनी चाहिए। दहशत गर्दों से हम यहाँ बैठ के बात हमने करनी है। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट, इस पे बात होंगे, लेकिन ये इतवार को हादसा हुआ। नवाज शरीफ की अब कहानी नहीं चल गई है। ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ बरतानिया ने तो उनको जो फाइनल अपील थी उसमें उनको कह दिया कि आई एम सॉरी, लेकिन आप 21 सितंबर से पहले आपको जाना पड़ेगा, वरना ये डिपोर्ट हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या होता है, दैट रिमेन्स अगेन टू बी सीन। नेचुरली यहाँ लकूनस हैं, उस पर भी अपील करेंगे, देखेंगे क्या होगा। और ही गोज टू सम फ्रेंडली कंट्री और ही गोज बैक टू पाकिस्तान, वी डोंट नो येट। तोशाखाना रेफरेंस, वो कहते हैं जी कि मेरा राइट है इमरान खान साहब, मैंने सारे हर चीज जो आपने मांगी थी ऑन रिकॉर्ड है, वहां से ले लिया आप जाके। मैंने कोई इरेगुलरिटी नहीं की है। ऑल राइट, ठीक है। फिर जो सबसे बड़ी चीज है बलूचिस्तान की, जब हम बात करते हैं 103 जिले पानी के नीचे, 205 लोग बलूचिस्तान में आप नीचे चले गए। IMF पेट्रोल की बात करते हैं, वो कहते हैं शायद 50 रुपए और आपको ठुक जाएगा, कीमतें और बढ़ेंगी आगे। अब क्या करें हम? बात जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर खिता क्या, कराची से लेकर लंडीकोतल तक बात चलती है, इसराइल को तस्लीम करें ना करें। हमारा सबसे बेस्ट एलाय इवन प्री पार्टीशन टर्की, उसके पहले भी रिलेशन थे इसराइल के साथ। 4 साल पहले अगर आपको याद हो कि 60 फलस्तीनी मारे गए थे, और वो 60 फलस्तीनियों की वजह से इनके रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए। अब उन दोबारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ गए। वहां अगर आप इसराइल जाए, टेल अवीव में हर इस्लामिक कंट्री जो है जो बातें कर रही थी, उन्होंने अपनी आउटपोस्ट पहले खोल दी हुई थी। ये बात बड़ी लंबी थी, गहरी थी, लेकिन इसको खोलता कोई नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं तो देख के आया हूं। अब बात आती है कि हमारा क्या रोल होगा, हम इसराइल को कैसे नजर करेंगे जब बाकी इस्लामी ममालिक वो भी हैं। बात करते हैं सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद एंड जावेद इकबाल साहब, इनसे बात करेंगे। बुखारी साहब, ओवरऑल ये जरा मुझे बताएं, ये जो नवाज शरीफ का इससे शुरू करते हैं, इनका क्या बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा? थैंक यू वेरी मच पीजे। गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात तो हर गुजरते दिन के साथ रोशन होते जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे ऐसा कुछ हो रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन कह लें या बैक स्टेज पे कह लें, उनके साथ रवाबत है फ्रॉम द पावर दैट बी, जो फैसिलिटेट करेंगे उनकी वापसी को। दो बातें बिल्कुल वजाहत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उनको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में लैंड करने के बाद सीधा अपने घर जाती उम्रा जाएंगे, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे वापस। लिहाजा ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले भी हमने बात की थी इसके ऊपर, दोबारा ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि एक कोशिश तो ये हो रही है कि लेजिस्लेशन की जाए पार्लियामेंट के अंदर कि जो मुद्दत है डिस्क्वालिफिकेशन की अंडर आर्टिकल 62(1) और 63, वो जो है उसको 5 साल कर दिया जाए मुद्दत, जो कि असम्बली का टेन्योर होता है। अगर वो हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी, चूँकि उनको तो डिस्क्वालीफाई हुए 7 साल हो गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुछ इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालतों में मौजूद है, चाहे वो तोशाखाना केस है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, उसके नतीजे में वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे पिटीशन लेके, और उनको रिलीफ दे दिया जाएगा, ताकि दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक इस्तारा है हमारी सियासत के हवाले से, वो जो है उसको तख्लीक किया जा सके। इसके बगैर वो वापस आने वाले नहीं हैं। ताहम एक और बड़ी वजह जिसकी वजह से उनकी वापसी अब ज़रूरी होती जा रही है, वो है कि पार्टी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, और उसके ऊपर जो नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन है, जो मरीम नवाज़ का रिएक्शन है। मेरा हवाला है पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने के हवाले से हमने ये सुना, और इसकी किसी ने कंट्राडिक्शन नहीं की कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे उस मीटिंग में, और वो नाराज़ होकर चले गए थे ये कह के कि मैं एक पैसे का भी बोझ मज़ीद अवाम पे पड़ने नहीं दूंगा। इस फैसले की, इस लाइकली डिसीजन की मजम्मत मरीम नवाज़ ने भी ये कह के कर दी थी कि ये पॉपुलर डिसीजन नहीं है, अवाम के चूँकि ख़िलाफ़ है, लिहाजा मैं इसकी मजम्मत करूँगी। तो देखें, कई सालों से कोशिश हो रही, बल्कि कई दहाइयों से कोशिश हो रही थी कि ये हाउस ऑफ शरीफ जो है डिवाइड हो जाए, इसके अंदर से शेख रशीद साहब के बकौल शीन निकल आए, मीम निकल आए, काफ निकल आए। ये कुछ नहीं हुआ, और इसकी वजह यह है कि जो वोट बैंक है नवाज शरीफ साहब का, वो भी शटर नहीं हुआ। जो उनके MNAs MPAs इलेक्टेड थे, उनमें कहीं मेजर क्रैक्स नहीं है, वो आज तक उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ भी ज़रूरी होता जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब खुद यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हों,
और दूसरी बात यह है कि कोई भी इलेक्शन अब पाकिस्तान में अगर मुस्लिम लीग लड़ना चाहती है तो वो नवाज शरीफ की मौजूदगी के बगैर लड़के, उन्होंने देख लिया है जो 15 सीटें जीती हैं पीटीआई ने पंजाब से, ये अगर नवाज शरीफ यहाँ होते तो क्या मुमकिन था या नहीं था, ये इस वक्त जजमेंट तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये यकीनी तौर पे रिजल्ट ये नहीं होते अगर वो यहाँ खुद जलसे कर रहे होते या उनको इजाज़त होती जलसे करने की। Having said that, लास्ट जुमला पीछे वो ये है कि अब आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर नवाज शरीफ टू स्टेज ए कमबैक। ये बड़ा अच्छा इनका जो एक ये जो एनालिसिस है, नाउ दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। लेकिन इफ्तिखार साहब, दो चीजें, एक तो यहाँ मैंने चेक करवाया, सोर्सेज आई कांट डिस्क्लोज, कि नवाज शरीफ की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई मीटिंग नहीं हुई। ये बड़ा चल रहा है जी मीटिंग हो रही है, कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि अगर ये कहीं प्राइवेट और मिले या ना मिले, हम इससे वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। एक दूसरा जो चीज आती है कि नवाज शरीफ की हेल्थ वो नहीं है जो आप समझते हैं, जो टीवी पे देखते हैं, ये जो बात करते हैं, ही इज नॉट इन दैट पोजिशन। इनके एक डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बुखारी साहब भी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि ये ऐसी इनकी हालत नहीं है, उनका काफी कॉम्प्लिकेशन है। क्या अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इज नवाज शरीफ केपेबल ऑफ कमिंग बैक? और जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं, वो तो जेल में जाएंगे, अगर नहीं जेल में जाते, इज ही गोइंग टू बी बैक देयर एंड फाइट? पीजे, मुझे समझ नहीं आया, आपने दो वजूहात बताई हैं। आपने इंटरव्यू का जब आगाज़ किया तो आपने बताया कि उनको बरतानिया कह रहा है कि वापस चले जाएं, आपको सितंबर को मुल्क छोड़ना होगा, जो मेरे इल्म में उसकी डिटेल कोई नहीं है, ना मैं किसी जगह पढ़ी है, ना मैंने उस खबर को कहीं देखा है। दूसरी वजह आप मेडिकल ग्राउंड पर बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हम किसके साथ खड़े हैं। मेडिकल ग्राउंड की वजह से वो नहीं आ सकते, यह आपकी जो स्टोरी है जिसको मैंने नहीं पढ़ा उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं पता। इनमें से बेहतर ऑप्शन हमें कौन सी लेनी होगी। बाकी बुखारी साहब ने बहुत तफसील से बात कर दी है। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनको पहले एंटर होने से पहले गालिबन गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन वकील ये कहते हैं कि अगर अदालतें पहले से ज़मानत ले लें तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा, उनको जहाज़ से उतरते वक्त गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। जब ज़मानत पे होंगे, तारीख को मिलेगी उनको, फिर उस पर वो पेश किए जाते हैं या उनको तलब किया जाता है या उनका वकील पेश होता है। ये फिर एक लीगल बात है जो देखनी होगी। लेकिन उसके साथ साथ इनके पास ऑप्शंस भी तो है ना, अगर या नहीं है तो आपके बाकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, he can stay there. Saudi Arabia has no issues. Why should he go to Saudi Arabia? Why उसको पाकिस्तान आने में क्या रुकावट है? एक ही है ना कि एयरपोर्ट पे नहीं सुन लेना, एक ही रुकावट कर सकते हो, और क्या है? ये जो पाकिस्तानी, यू कैन अरेस्ट हिम, ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना। लेकिन अगर वकील कहते हैं कि हम जमानत का बलद गिरफ्तारी करवा सकते हैं तो हु कैन अरेस्ट हिम, और वो कोर्ट करते हैं कि ऐसे केसेस में ज़मानत का बलद गिरफ्तारी होती है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर मेरा सिस्टम इजाज़त देता है तो क्या उस सिस्टम में होने वाले फैसलों का फ़ायदा नवाज शरीफ नहीं उठा सकता? लेकिन सर, जब फायदा उठाएगा, आप देखें ना, एक और चीज इसके अंदर आती है, जिस बेसिस पे वो बाहर गए हैं अपनी बीमारी की वजह से, क्या विल ही बी एबल टू सस्टेन इट बैक हियर? That question will be answered by their family, not by you, not by me. They have to decide कि क्या वो रिस्क लेते हैं अपनी सेहत का, क्या उनकी ज़रूरत है, क्या उनको आना चाहिए। ये सवालात हैं, ये बहुत ज़्यादा फैमिली और उनकी पार्टी से मुतल्लिक हैं। हम इस पर जजमेंट नहीं दे सकते, हम एक तजिया कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों जावेद, अगर तजिया कर सकते हैं तो यहाँ तजिया तो हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल तजिया हो रहा है, उनकी हेल्थ का तो कोई तजिया नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब ये, मैं इसको थोड़ी सी बात को कनेक्ट करूंगा, जब लास्ट ईयर जब इनकी अक्टूबर में डील हुई थी, वन ऑफ द मेजर रीजन मियां नवाज शरीफ की ये थी कि उनको पता था कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी वीजा एप्लीकेशन ने रिजेक्ट होना है। तो उस सूरत में उनको चाहिए था कि वो 2 या 3 महीने के लिए उन्होंने जेल जाना था, तो इसलिए उनको पता था कि मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर होगा और पंजाब भी हमारे पास होगा, तो एवरीथिंग वुड बी फैसिलिटेटेड। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह इमरान खान ने बाउंस बैक किया है, जिस तरह इमरान खान ने इनकी बैड गवर्नेंस और जिस तरह इनके महंगाई के तूफान के अगेंस्ट अपने पॉपुलर बयानी को लेके गया, और ऊपर से इनकी पंजाब हुकूमत भी चली गई। अब प्रॉब्लम यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि उनको अदालतों को फेस करना है, जेल ही जाना है।
और वो चाहते भी ऐसे थे कि जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के जरिए किसी को पैगाम भी भेजा था कि जब मैं पाकिस्तान आऊं तो मुझे लाखों का इज्तिमा मैं देखूंगा और आपको सरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब लैंड किधर करेंगे? दिस इज द बिगेस्ट इशू। और दूसरा, जेल जाना है, उनकी हेल्थ इजाजत नहीं देती, तो ये इवेंचुअली उसी जगह जाएंगे जो जगह कतर है, जो मेरी इतला के मुताबिक जहां इनके बाकी फैमिली के मेंबर्स आ जा रहे हैं, जो उन्होंने अपना परमानेंट स्टेशन बना लिया। अब सऊदी अरब वाली बात नहीं नजर आ रही, अब सिर्फ कतर वाला ऑप्शन है, और मैं ये समझता हूं वो कतर वाला ऑप्शन ही अडॉप्ट करेंगे। और तीसरी इसकी न्यूज़ कहां से है जावेद? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी इसकी यही है कि जो इनके क्लोज क्वार्टर्स हैं, जहां ये गुफ्तगू हो रही है, और जो लॉजिकल बात है जिससे मेरी इंफॉर्मेशन के तहत ये चीजें कनेक्ट होती हैं, वो यही है कि पाकिस्तान वो आने को तैयार नहीं है फिलहाल मियां साहब, क्योंकि उनकी हेल्थ इजाजत नहीं देती कि वो जेल में जाएं। अब जावेद लतीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहब जो मर्जी बयान दे दें कि हम जाने नहीं देंगे, इसका मकसद भी यही है। और दूसरा उनके अराइवल का सबसे बड़ा इशू है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पीजे जो मैं बात करना चाहता हूं, वो बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी लीडर्स को अब अवाम से सच बोल देना चाहिए कि उनके मसाइल क्या हैं। मियां नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान के कौम के लीडर हैं, उनको वीजा उधर से निकाला जा रहा है। अब इस कौम को तो सच बताएं ना, ताकि कौम वो डाइजेस्ट करने को तैयार हो। हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे कौम के साथ? मतलब इस कौम को हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि इसको झूठे बयानियों और अपने झूठ के सहारे पे अपने इक्तदार के लिए, अपनी आराम और आसाइश के लिए रखा हुआ है। कौम को हम कोई चीज सच बताने को तैयार ही नहीं है, हालात किसी डायरेक्शन में भी हो। अब इस बात को समझ लेना चाहिए। जावेद, आप कह रहे हैं उनको 3 दफा निकाला हुआ है, उनका टोटल पीरियड तो 4.5 साल है। उनका तो एक टेन्योर उसके अंदर पूरा नहीं होता। वो आए, आपने यहाँ निकाल दिया, उधर निकाल दिया। सो आई थिंक ये भी लोगों को बता देना कि उनका मुल्क का कोई कानून पीजे, देखो मुल्क का कानून है ना, इस मुल्क में कानून चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें मौजूद है। आप इसी कानून को फॉलो करें, अच्छी या बुरी। ये कानून सिर्फ आम आवाम के लिए, हमारे लीडर्स के लिए नहीं है। हमने इसको फॉलो नहीं किया। मैं कहता हूं 2018 में मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ ज्यादती हुई है, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन है तो कानून ना, झूठा या सच्चा, चाहे खामोश है, लेकिन आपने अदालत को फेस तो करना है, फेस करें। ओके जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं थोड़ा सा जुमला मोतरज़ कहना चाहता हूँ। ये उनको वहां से निकाले जाने की खबरें कुछ 3-1 साल पुरानी है। जब वो पहले वहां थे तब भी ये कहा गया था कि जी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने ये प्रोपोगंडा किया, फिर शहबाज गिल ने ये प्रोपोगंडा किया, फिर फैज़ुल हसन चौहान ने। तंग आ गए थे हम ये सुन सुन के कि उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इंग्लिस्तान की रवायत ये है, बरतानिया की, कि किसी हेड ऑफ स्टेट और किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट को वो इस तरह से वहाँ धक्का नहीं देते। पीजे फॉर गॉड सेक आप वहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल फिनिशो का दिया तो पूरी दुनिया नहीं, तो बुखारी साहब से पूछ लेना, उनका केस फिर अदालत में क्यों गया था? पहले सुन तो लेना यार, बोलने तो देना दूसरे को भी, किसी को। भाई जावेद मियाँ, आप बैठे ठंडी फिजाओं में, इसलिए आपका गरम गरम स्टेटमेंट आ रहा है, वो तो ठीक है अपनी जगह। जो मैं कह रहा हूँ वो लॉजिक की बुनियाद पर है, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है। मैंने पीजे से इसीलिए सवाल किया कि पीजे आप मुझे बताएं, कभी सुना है आपने कि किसी को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया हो, डिपोर्ट कर दिया हो? जरा मुझे जल्दी से नाम बताएं। बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री आपके सामने कहीं भी नहीं हुआ। जितनी मुखालफत जनरल फिनिशर पे थी, एक बात, बुखारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं ये समझता हूँ वो पाकिस्तान के लीडर हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हैं, आए सुबह स्टेटमेंट दे दें, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या मुजायका है? देखें जवेद, गुजारिश ये है, जवेद ये उन्होंने आपकी ख्वाहिश पर नहीं आना है, ये आपकी जो ख्वाहिशात हैं कौम की ख्वाहिश ये उनके लिए। आप कौम के तर्जमान किधर से हैं? आपने कौम की तर्जमानी का फरीजा कब से अंजाम देना शुरू किया है? वो तो कौम के तर्जमान है ना, वो तो कौम के लीडर है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो तो मामला उनके और अदालतों के बीच रहने देना। मैंने और आपने यहाँ बैठ के थोड़ी फैसला करना है। तो फिर आए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू। हमारे पास और बहुत अहम सब्जेक्ट्स हैं, इस पर भी बात करनी है। ये सब करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट्स तो बड़ी होती हैं, लेकिन हम डिबेट के हथौड़ियां मार 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 के, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं लगता। अब जैसे मैंने अपने प्रोलोग में कहा कि देखो बलूचिस्तान में क्या हुआ, 103 जिले, 205 आदमी, और खुदा जाने आइंदा आने वाले सालों में क्या होगा। तो इफ्तिखार साहब मुझे बताएं, मेरा बड़ा छोटा सा एक सवाल है कि डैम क्यों नहीं बनाते मेरे भाई? ये इससे पहले कि हम डैम्स की बात करें और जो तबाही मची है उस पर बात करें, ये जो आपने सवाल उठाया है नवाज़ शरीफ के हवाले से, मैंने कोशिश की है कि अपना नुक्ता निगाह आप तक पहुँचा दूँ। कि पहली बात है कि अदालतों ने इस किस्म के फ़ैसले किए हैं। किसी आदमी को वो गिरफ़्तार करना चाहते थे जो पाकिस्तान से बाहर था, उसको अदालतों ने इजाज़त दी कि ही कैन कम टू दी पाकिस्तान, वापस आके उसकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ये फ़ैसला अदालतों ने किया है तो साफ ज़ाहिर है कि उनके जो वकला होंगे इस फ़ैसले का सहारा लेके इसको पेश करेंगे अदालतों के सामने। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हेल्थ की बात है, मैं उस पर माहिर नहीं, ना आप माहिर हैं, ना अभी तक किसी भी माहिरीन की तरफ से कोई रिपोर्ट ताज़ा तरीन नहीं आई। जब कभी आएगी तो तब हम ये शेयर करेंगे। आइए, अब आप बारिशों की बात कर रहे हैं और डैम्स की बात कर रहे हैं। मैं इस पर बार बार बात करते हुए कोई फ़ायदा नहीं है एक ही बात को बार बार दोहराने से, कि ज़मीनें लेनी चाहिए, झीलें बनानी चाहिए। डैम बनाए बलूचिस्तान में, काफ़ी छोटे डैम बनाए हैं, उनको चक डैम्स कहते हैं, वो पानी रोकते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पानी का तेज़ी बहुत होती है, मसलन अभी नारान के अंदर और कागान के दरमियान कल एक रिला आया, वो पुल भाग के लेके गया, लोहे के पुल भाग के ले गए। तो ये जो इसको जो होते हैं ना फ्लैश फ्लड जो हैं, इनकी इसकी तेज़ी बहुत होती है, खौफनाक होती है। पर कराची में अभी मैं आ रहा था जब आपके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, देखा कि एक कार बैगी है और उसमें ख़वातीन और बच्चे थे। मना भी किया ड्राइवर को कि पानी के सरेले में मत जाओ, वो डूब गए हैं। तो ये चीज़ें जो है ये फ़ौरी नौयत की होती हैं। लेकिन हमें ये पता ज़रूर है कि ये पानी का रास्ता क्या है, पानी ज़्यादा नुकसान किस रास्ते से आगे पहुँचाता है। उन रास्तों के ऊपर मौजूद जो बिल्डिंगें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए और मुतबादल जगह हुकूमत को देनी चाहिए जितनी उनके पास है। मसलन अगर वो 5 एकड़ या 6 एकड़ के ऊपर आबाद हैं, एक बड़ी बस्ती है, तो 5-6 एकड़ उनको मुतबादल ऐसी जगह पे फराम करनी जो पानी के रास्ते में रुकावट न हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर बात में वही करूँगा, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, ओनरशिप की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है पाकिस्तान में किसी भी महकमे में। तो सिर्फ ये बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये वाक़या तो सारे आपके मुल्क में। और आपने सही कहा, राइट नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग, रत्ती गली में हुआ है, नारान में हुआ है, आपके गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते में हुआ है, आपके शायर रेशम के हिस्से गायब कर गया पानी, तो अपने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हुआ है। तो ये सब जगह हो रहा है। और वजह यह है कि अगर पानी के जो कुदरती रास्ते हैं, अगर उसके बहाव को आप रोकेंगे तो ये होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब। इसके साथ साथ देखें ना, एक और जो आपके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया एनकैश करती है समुंदर को, समुंदर के रिजॉर्ट्स को। आप अनट्रीटेड पानी, फ्लड अनट्रीटेड पानी समुंदर में बह रहा है, और पोल्यूशन देखें कितनी है। पीजे, मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। वो आपके हवाले से एक शेर पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते और अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं। जिस खूबसूरती से आपने 2 पहले सेगमेंट के सवाल गायब किए हैं, उसकी तरफ ज़रा आपकी तवज्जो दिलाने की जिसारत फिर कर रहा हूँ। ये एक तोशा खाने के हवाले से और दूसरा शहबाज गिल साहब के हवाले से। देखिए, मुझे पहली दफ़ा ये तासुर मिल रहा है या ये तासुर कायम हो रहा है कि जो इमरान खान साहब का और PTI का लाडलापन था अदलिया की नज़र में, वो ज़रा थोड़ा सा जवाल पजीर है। 3 ताज़ा मिसालें मैं दे देता हूँ जिनका तल्लक आज ही से है। एक तो ये कि जो तोशा खाने का केस था, उसमें अदालत ने और इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा है कि आप अपना केस पेश करें, रिकॉर्ड लेके आएँ, और कोई रिलीफ नहीं दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो केस था, उसकी 24 अगस्त मुकर्रर हो गई है और उसमें भी कोई रिलीफ नहीं दिया। तीसरा, जो शहबाज गिल साहब का केस गया था, आज आपके सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ज़रा थोड़ा सा इसकी तरफ भी नज़र करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक तासुर था वो थोड़ा सा ज़ायल हो रहा है, क्योंकि इस कदर क्रिटिसिज्म हुआ हमारी अदलिया के ऊपर, इतनी तनकीद हुई कि मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा चेंज जो है वो एटीट्यूड में विजिबल है। हैविंग सेड दैट, नाउ आई कम टू योर क्वेश्चन ऑन दिस फ्लडिंग। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम
नेचुरल क्लैमिटीज़ के दो पहलू होते हैं। एक नेचुरल क्लैमिटीज़ वो हैं जो आपको कोई एडवांस वार्निंग नहीं देती हैं और अचानक आ जाती हैं, जिस तरह अर्थक्वेक है या क्लाउड बस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज़ जो आपको एंटीसिपेशन में, जिसके लिए आपको काम करना होता है, उनमें फ्लड्स, उसमें मॉनसून बारिशों का ज़्यादा होना, ये सब कुछ हर साल होता है। ये खिलवाड़, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। लेकिन हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो फ्लड कंट्रोल सिस्टम अथॉरिटी है, चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, किसी ने कुछ नहीं करके दिया इसकी एंटिसिपेशन में कि ये क्या हो सकता है। और यही वजह है कि इतना जानी नुकसान हो गया है कि इसकी कोई हद नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम इस मॉडर्न दौर में रह रहे हैं और एक सूबे में सिर्फ 256 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। और वहाँ जो कंडीशंस हैं इस वक्त, जिसकी तरफ इशारा किया था इफ्तिखार साहब ने भी, वो बहुत खौफनाक हैं। हमारा जो रोड सिस्टम है, रोड नेटवर्क हमारा पूरे का पूरा जो है वो डिस्टर्ब है। तो एक तो हम एंटिसिपेशन में काम अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जो है वो हमारे सामने है। दूसरी बात ये कि अकेला शहबाज शरीफ जो है वो हर जगह पहुंच के, पहली अच्छी बात ये है कि वो KPK के इलाकों में गए, DA खान में गए, बलूचिस्तान में कई जगह पे गए, वो कराची भी गए वो। तो ये रवैया ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर को जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, जो लोग मुश्किल में होते हैं, उन तक रसाई होनी चाहिए। और फिर जितनी जल्दी रिलीफ के पैसे रिलीज होने शुरू हुए हैं, ये भी मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अकेला शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता जब तक ये जिम्मेदार इदारे अपना काम इन एंटीसिपेशन वक्त से पहले नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो जावेद, फिर इसका बड़ा एक सीधा सा सवाल है कि क्या फ्लड को अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है या अथॉरिटी फ्लड को कंट्रोल कर रही है? ये क्या कौन कर रहा है इसमें? बदकिस्मती ये है कि फ्लड को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा ना माजी में किसी ने कंट्रोल किया ना आप कर रहा है। अगर कंट्रोल किया हो तो आज हमें ये दिन देखना पड़ते कि आपकी लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई, आपके ब्रिजेस उड़ गए, आपकी लाखों किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई, 600 से ज्यादा लोग बेचारे मर गए, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, उनके रोजगार खत्म हो गए, उनकी इमलाक खत्म हो गई, उनके जानवर, उनके घर, हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। ये तो आपकी कौम का रवैया है, ये आपकी नेशनल सोच रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आपकी हुकूमत की, जिसकी अभी बुखारी साहब ने बहुत तारीफ की है, इन हुकूमतों के माजी के रवैये शो कर रहे हैं। अगर इनके किरदार, इनका विजन, इनकी सोच प्रोएक्टिव होती, अगर इनको अवाम के दुख दर्द का एहसास होता, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से दुनिया में छठा अफेक्टेड मुल्क कंसीडर किया जा रहा है। उसके बारे में हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हमने आने वाले वक्त में जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है उसके असरात से कैसे निपटना है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सैलाब पिछले सालों से ज्यादा आएंगे और आगे जाके ज्यादा आएंगे। क्या हम क्या कमेटी बनाई है, हमारी क्या विजन है, क्या सोच है, ये काम करने वाले हैं। विजिट करना, उधर से जाना, इधर चले जाना, इधर से उड़ के उधर चले जाना, ये कोई काम नहीं है। ये तो माजी में भी काम होते रहे। बात करने के लिए आपने कौन सी, एक सेकंड, आपने कौन सी अथॉरिटी बनाई है, उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपने क्या पॉलिसी दी है और उसका आपकी विजन क्या है, ये बताएं हमें, ताकि आने वाले वक्त में कौम को पता हो कि इतने रेजरवायर बनेंगे, इतने छोटे छोटे डैम्स बनेंगे, पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए ये तरीके अडॉप्ट किए जाएंगे और माहौलियाती तब्दीली जो आ रही है इसके लिए कौम इस डायरेक्शन में काम करेगी। बिल्कुल ये बात करने की है, ये काम करें। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस एक खबर है, आप देखेंगे कि ओवर द कमिंग पीरियड इस पे बहुत बहस होगी, लड़ाई होगी, मिसकंसेप्शंस, मिसपरसेप्शंस। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोट कर दिया है कि जो सीपेक अथॉरिटी है इसको अबॉलिश कर दें, इस अथॉरिटी को। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं, और फिर महंगाई की हम बात करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। ये ब्रेक से पहले मैंने कहा कि सीपैक की जो अथॉरिटी उसको अबॉलिश किया जाए। ये 2 महीने पहले, अगर आपको याद हो, तो इस पर बातचीत चल रही थी, एक समरी बनी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से और प्रेजेंट की गई। और अब वजीर आजम
शहबाज शरीफ ने उस पर नोट दे दी है। बुखारी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद इफ्तिखार साहब बताएं, फिर जावेद बताते हैं। ये गुजारिश ये है कि जिस समरी का हवाला आप दे रहे हैं, इस समरी के अंदर ही उसकी वजह जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि चूंकि जो अथॉरिटी बनी थी उसके तहत एक तासुर नहीं, यकीन था चाइना को कि मामलात को स्लो किया गया है, सुस्त रवि का शिकार है। हत्ता कि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये बयान देना पड़ा कि वी आर विद होल्डिंग ऑल द प्रोग्रेस एंड वर्क ऑन सी पैक प्रोजेक्ट। ये क्या तफसीलात हैं इसकी, ये तो शायद अभी मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस के पास होगी या हमारी हुकूमत के पास होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड जो है उसको तेज़ करने के लिए, इसके प्रोजेक्ट जो है उनको जल्दी से अकम्प्लिश करने के लिए ये तब्दीली जो की जा रही है, यानी जो एवोल्यूशन ऑफ दिस अथॉरिटी है। अगर तो ये ऑब्जेक्टिव ठीक है और इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़राबी है इसको रीडू करने में। क्योंकि अगर आपको याद हो, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये अथॉरिटी बनाई गई थी उस वक्त भी चाइना की रिजर्वेशंस थी इसके ऊपर, और इसके हवाले से बहुत गुफ्तगू हो सकती है जो मैं इस वक्त अवॉइड कर रहा हूँ जानबूझ के। लेकिन सी पैक को उसकी असल स्पीड पे लेके आना जो है, मैं और ये इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, वो भी मेरे ख्याल से तफसील से बात भी करेंगे उसकी, कि सी पैक के ऊपर किस दौर में सबसे ज़्यादा बर्क रफ्तारी के साथ काम हुआ। ओवर टू इफ्तिखार साहब। देखिए, ये तो हकीकत है पीजे कि सी पैक में जो काम हुआ वो साबका हुकूमत के दौर में ज़्यादा हुआ और इन हुकूमतों के दौर में नहीं हुआ। अभी मेरा दोस्त कह रहा था कि बिल्कुल माजी की हुकूमतें नालायक थीं, नाकाम थीं। 10 साल से एक हुकूमत है मुसलसल तसल्सल के साथ खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे 132 अमवात हुई हैं, मजमूई तौर पर 50,000 अफराद मुतासर हुए हैं और 5,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। तो क्या वहाँ पे जो है उसका इल्ज़ाम उस हुकूमत पे मैं दे के फ़ारग हो जाऊँ? ये मेरा तज़किया होना चाहिए। असल में बात है कि जब तक आप सही सिमत में फ़ैसले नहीं करेंगे, यही होगा, कोई भी हुकूमत में हो। और सही सिमत ये है कि प्रोफेशनल लोग इन चीज़ों को हैंडल करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। जब तक आप नहीं करेंगे, हर साल पानी आएगा, इसी तरीके से समुद्र में जाएगा, आपको दुख होगा पीजिए कि पानी समुद्र में जा रहा है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। किसी ABC हुकूमत का तल्लुक़ कोई नहीं है कि वो 10 साल से एक हुकूमत है तो जो नुकसान वहाँ पे हुआ मैं उस पर डाल दूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये मसला ऐसा नहीं है। ये मसला है कि बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है और कमिटमेंट की ज़रूरत है, और उन लोगों के ज़िम्मे काम होना चाहिए जिनको मोहब्बत हो इस किस्म के काम करने से। ये सिर्फ ये ना आज सेक्रेटरी ये आ गया, कल सेक्रेटरी उकाफ हो गया, फिर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हो गया, फिर सेक्रेटरी अपना फैमिली प्लानिंग हो गया, उसको क्या ताल्लुक है? बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये बहुत अनफेयर होगा पीजे अगर हम ड्यू क्रेडिट ना दें लोगों को। आई डोंट नो हाउ इट विल बी सीन, लेकिन ये आप याद रखें कि वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा था कि पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसके लिए लोन दिए गए थे वो आइडियल है। उसके बाद पंजाब स्पीड का नाम दिया था इसको चाइना ने शहबाज शरीफ को फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक वर्क ऑन सी पैक। और फिर डेंगी, हम लोग भूले ना, डेंगी की कितनी बड़ी वबा पेंडेमिक आया था यहाँ और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया गया था। तो मेरा ख्याल है सिर्फ बातों के अंदर किसी दूसरे को सिफर कर देना जो है वो भी मेरे ख्याल से फेयर नहीं है। बुखारी साहब, आपने अच्छी बात की है, आपने अच्छी बात की है, लेकिन इसके अंदर पीटीआई की भी रिजर्वेशंस थी कि इसके अंदर बड़े फ्लॉज हैं और ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। वो इम्प्लीमेंटेशन बनी था, वो सी पैक को क्वेश्चन कर रहे थे। मैं अगर उनके वजीरों के बयानात आपको सुनाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। आप रज़ाक दाऊद का बयान उठा के देखें, आप असद उमर का देखें, उन्होंने कहा था खुद शहबाज गिल ने जो तकरीर की थी अमेरिका में सी पैक के बारे में, वही देख लें। तो ये न छोड़ दें, रिजर्वेशन नहीं थी, वो तो इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना चाहते थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप जावेद बताएं, अब ये जो हमारा महंगाई का बुरहान है, ये जो आम आदमी आपको सुन रहा है, वो ठेले के ऊपर वो कहीं ना कहीं बैठ के आपको सुन रहा है, ये बताएं कि हम उनको क्या उम्मीद दिला सकते हैं कि ये महंगाई कब नीचे आएगी? दुनिया में पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है, इधर आ गया है 199 से 169। अब मुझे बताएं हम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि हमारी कमिटमेंट नहीं है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हाल तो ये है कि हम कमिटमेंट करके IMF के साथ, IMF ज्यादा मुल्क है ना, हम IMF से कमिटमेंट करके एक ट्वीट के जरिए हम चीजें चेंज कर देते हैं। उसके बाद वही चीज की रिकवरी के लिए फिर हमें
दोबारा मैन्युफैक्चरर पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, एडिशनल टैक्स, सुपर टैक्स लगाना पड़ रहा है, तो आपकी कैसे होगी? एक तरफ एक दिन आप बयान देते हैं कि हम अवाम पे कोई सेल टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई लेवी नहीं लगाएंगे, अगले दिन आपका तेल भी बढ़ जाता है। और अब आईएमएफ के साथ आपने कमिटमेंट की हुई है कि आपने 30 रुपए के करीब लेवी भी देनी है और सेल टैक्स भी लगाना है। तो बात यह है कि आईएमएफ की तरफ से बयान आ गया कि मार्च तक आपको अगले साल करना पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत ने भी आईएमएफ के साथ मिसकमिटमेंट की, जिसके वजह से भुगतान इस हुकूमत को करना पड़ा, और यह हुकूमत भी हमारे साथ यही कर रही है। बदकिस्मती ये है कि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, एक लॉन्ग टर्म माशी प्लान नहीं बनाएंगे जिसमें हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, तो फिर यही नहीं देखते। आपका नॉन एसेंशियल जो है आपका इंपोर्ट वो खोल दिया, आपको रिलीफ मिल रही है। आपका जो निचला ट्रेडर है उसको एम्बेट में आप लेके आ गए, तो आपको प्रोग्रेस तो कहीं ना कहीं हो रही है। आप बात ये है कि मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने आज शॉर्ट टर्म मेजर अडॉप्ट करने हैं, फायर फाइटिंग करनी है, वो तो हो रही हैं। अगर आपने इस मुल्क को माशी बहरान से निकालना आने वाले वक्त के लिए, तो उसके लिए जो पॉलिसी बनानी है वो पॉलिसी का प्रोग्राम है। ये मैं तो यही कहूँगा कि एक अच्छा मंसूबा होना चाहिए। टैक्स का निज़ाम हमें रिवाइव करना चाहिए। जो लोग टैक्स नहीं देना चाहते उनको सख्ती से उनसे टैक्स लेना चाहिए, और अगर रियासतें टैक्स नहीं, उनसे तो आपने वापस ले लिया। कहाँ लिया? साहब को बोले थे। जी जी, जैसे मेरा ख्याल है कि जावेद के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन हैं, यही बताएगा कि क्या करना है हमें। अभी 4 से 6% का सुपर टैक्स लग गया ना, एडिशनल सुपर टैक्स कल लगा है ना, कल लगा रहे हैं ना वो जो मैं तो सरमायादारों के सख्त खिलाफ हूँ। ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। मैं तो उनकी दौलत कमाने के ढंग का सबसे बड़ा नकाद हूँ। अगर लगता है सुपर टैक्स तो बिल्कुल लगे। कहाँ से पैसा उनके पास जहाज या नहीं? जब आप बोलते हैं, आई एम सॉरी, जब आप बोल रहे थे हम आपको इंटरप्ट नहीं करते, आई एम वेरी सॉरी। मैं तो सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ हूँ जिसके ऊपर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे उनके कब्जे में जा चुका है। मैं तो सबके खिलाफ हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुपर टैक्स लगता है, उनके ऊपर सिंगल सुपर टैक्स, डबल सुपर टैक्स लगना चाहिए। जो बड़े जिम्मेदार हैं, जो अपनी ज़मीनों को का आमदन को शो करके खरबों रुपये कमा रहे हैं, उन पर भी टैक्स लगना चाहिए। और रियल स्टेट का कारोबार करने वाले लोग जो नए शहर बसाने का दावा करते हैं, उन पर सबसे बड़ा टैक्स लगना चाहिए। बुखारी साहब जी, मेरे ख्याल से इसके साथ इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि जो टैक्स देने की पोजीशन में है, जिनके पास इतनी वेल्थ है, जिन्होंने पाकिस्तान से इतनी दौलत कमाई है, उनसे एक आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स लेना मेरे ख्याल से कोई गलत पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी से नहीं लेना चाहिए। नहीं, आम आदमी से भी लेना चाहिए। आम आदमी से तो पहले ही ले रहे हैं। आम आदमी की तरफ बुखारी साहब आप टारगेट नहीं कर रहे, आपसे 1% भी आप उनकी तरफ नहीं जा रहे। ओ भाई, आप तो कह रहे हैं सारी सैलरीड क्लास आम आदमी है भाई। खुदा के लिए कैसे कह रहे हैं आपके आम आदमी? बुखारी साहब 22 करोड़ लोगों में वो कितने लोग हैं, कितने % लोग हैं? इसको कोई निशानी करिए कि जो इतने जो ट्रेडर्स हैं उनसे क्यों नहीं आप टैक्स नेट में नहीं ला रहे? ये लंबी बहस है। बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू माय डियर, एंड ऑफ कोर्स इफ्तिखार एंड जावेद। प्रोग्राम का वक्त खत्म है, कल इस पे हम और भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको एक बताऊं, बरतानिया के अंदर ये जो बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी टैक्स क्यों नहीं देता, वो देता है। वहां उसको सोशल वेलफेयर मिलता है, लेकिन हमने पूरे आप कह लो कि बरतानिया के अंदर इसको मिसयूज किया, और ये स्ट्रगल कर रही है एनएचएस और आपके जो सोशल सिक्योरिटी के, ताकि लोग आप इनको रिहेबिलिटेट करें, ये टैक्स ब्रैकेट में वापस जाएं एंड रिटर्न व्हाट दे हैव बीन टेकिंग फ्रॉम द स्टेट। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे में बेईमानी बहुत है। इसको ठीक करो पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। कल दोबारा 8 बजे मुलाकात होती है। अंटिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज।